नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी के क्लासेस में। मैं कमलेश जहांगीर। तो हमारी चर्चा चल रही थी भारतीय संविधान के ऊपर। तो भारतीय संविधान में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भारतीय द्वारा किए गए संविधान सभा के प्रयास और अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे? 3 लोग। अब देखो उससे आगे बढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा में चुनाव। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे अपनी क्लास में? हमारे प्रमुख टॉपिक रहेंगे संविधान सभा का चुनाव। चुनाव के बाद हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार, संविधान सभा की अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के कितने सदस्य थे और मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान सभा का चुनाव। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति से हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ये चीज हमें याद रखनी है। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा कहां से चुनाव हुए? एक तो वे थे प्रांतीय विधानसभाओं से, प्रांतीय विधानसभाओं से, प्रांतीय विधानसभाओं से, प्रांतीय विधानसभाओं से हो गए सिखों का, और जो शेष भारत में जो मुसलमान थे उनके चुनाव हुए। शेष भारत के जो मुसलमान थे उनको और सिखों को विशेष प्रावधान दिया गया था। तो अब कितने सीटों पे चुनाव हुए? 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अब इन सीटों में देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टियों ने भाग लिया और कितनी कितनी सीटें मिली। तो 296 सीटें हो गई। इसमें से 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, 73, और शेष कितनी बच गई? 15 सीटें मिली थी अन्य दलों को। 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो गया। सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिला? कांग्रेस को। अब कांग्रेस को अधिक बहुमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग में नाराजगी हो गई। तो मुस्लिम लीग नाराज थी इससे। इनको लग रहा था कि भारत में तो हिंदुओं का राज है और भारतीयों को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली है, और जबकि बात भी जाहिर सी है क्योंकि भारत में 85% से अधिक जनसंख्या किनकी है? हिंदुओं की है। तो सीट भी कांग्रेस की आनी थी। तो मुस्लिम लीग की 73 सीट हुई। मुस्लिम लीग ने इस हार से बौखलाकर 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में घोषित कर दिया। 16 अगस्त का दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में घोषित कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब इस दिन मुस्लिम लीग ने इतने भयंकर दंगे सांप्रदायिक आधार पर जलाए कि जिसकी कोई हद नहीं है। हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई से तंग आकर कुछ कोटेशन है, उनको देखना एक बार। सरदार पटेल ने कहा, इस प्रत्यक्ष कार्रवाई के विरोध में सरदार पटेल ने कहा कि जिन्ना चाहे या न चाहे देश का विभाजन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का विभाजन होना चाहिए। मौलाना आजाद ने कहा कि 16 अगस्त के दिन भारतीय इतिहास में काला दिन है। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? कि अलग से देश बनाया जाए हमारा, क्योंकि यहाँ पर तो सीटें कम आई थी, 73 सीटें आई थी। तो इनको लगा कि हम तो बहुत ही अल्पसंख्यक है, हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, इन 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। योगदान तो नहीं कहेंगे, मतलब देश को तोड़ने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। सरदार पटेल का एक कोटेशन अब इसके संदर्भ में याद रखना। सरदार पटेल ने दुखी होकर कहा कि जिन्ना चाहे या ना चाहे
देश का विभाजन हम चाहते हैं। एक कोटेशन और कहा था ना सरदार पटेल ने दुखी होकर, इन सांप्रदायिक हिंसा के कारण दुखी होकर सरदार पटेल ने कहा कि अगर विभाजन नहीं किया गया, अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पाकिस्तानी होगा। कोटेशन को इसको भी याद रखना, अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत के प्रत्येक कार्यालय में, भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पाकिस्तानी होगा। ठीक है। एक मौलाना आजाद ने कहा था, वो भी लिखो। मौलाना आजाद ने कहा, मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को 16 अगस्त 1948 को, आप कीजिए 1946 को काला दिवस घोषित करने के लिए कहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जो कोई उतारना चाहता है वो उतारो। उतार लिया? अब ये बताओ, पहले तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? मुस्लिम लीग ने ऐसा क्यों किया, समझ में आया? मुस्लिम लीग हार से निराश हो गई। निराश होकर मुस्लिम लीग 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में मनाने लगी। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब इतना ही था कि हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया। उनकी एक ही डिमांड थी कि इतने सांप्रदायिक दंगे हो जाए कि कांग्रेस खुद दुखी होकर अलग अलग मतलब विभाजन के लिए तैयार हो जाए। और आपने मारवाड़ी ने समझा बात, कुल लसणी बुआ जाएगा, कुल लसणी भू भी हो सकता है, वो क्यों कुपत्र लड़कों भी हो सकता है, लेकिन अभी बात करांगा कराए कि अपनी बुआ जाए कुल। अब गुस्सो तो रहे बुढ़ोड़ा पर के तो आदमी पर है, वो नहीं सासू ससुरा पर। अब बाकी एक रहेगी के तो काबरान ठोकेगी, नहीं करा बर्तन भांडन बताओगी, सीधी तो खाएगी गुनी मन न्यारो कर दो। अब क्या होगा शांति के लिए घर का हाथ जोड़ के घेगा कि बेटा तू तो न्यारी हो चाहे नहीं हो, है मैं न्यारा जरूर हो, मारूं कौन भारत है। आई बात मुस्लिम लीग का साथ ही, मुस्लिम लीग आई बर्तन बाडा बचाव लगी, मतलब नाराजगी तो करेगी कि सीट कती आई 73 पर तो जोर चलेगा नहीं, काम के कर लगी है प्रत्यक्ष कार्रवाई, हिंदू और मुसलमानों का दंगा करवाओ लगी। तो ये बात से नाराज हो गए, मतलब इतना तंग आ गया था कांग्रेस की पार्टी, इसलिए सरदार पटेल ने ये कोटेशन लिखना पड़ा। सरदार पटेल का ये कोटेशन ये बात का संकेत होने की सरदार पटेल देश के विभाजन के पक्ष में थे। अब उस समय की स्थिति को समझो आप कि कितने भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसलिए सरदार पटेल ने कहा जिन्ना चाहे या ना चाहे विभाजन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का विभाजन हो।
फिर एक बात बोली थी, अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में पाकिस्तानी होगा, अर्थात कलह तो बरकरार रहेगी, देश विभाजित नहीं होगा तो भी। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। अब आपने भी खूब देखा होगा, महात्मा गांधी को खूब क्रिटिसाइज करते हैं कि महात्मा गांधी ने ही देश के विभाजन करवाए थे, ये करवाए थे। लेकिन देखो सोशल मीडिया की तो छोड़ो, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महात्मा गांधी देश के विभाजन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब देश आज़ाद हो गया तब एक तरफ स्वतंत्रता दिवस का समारोह चल रहा था लाल किले पर, महात्मा गांधी उस समारोह में हिस्सा नहीं लिए। वो उस टाइम कहाँ थे? बंगाल में। बंगाल में उस टाइम भयंकर सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। बंगाल की गली गली में खून ही खून था। महात्मा गांधी नंगे पैरों जाकर गली गली में उन दंगों को शांत करवा रहे थे। और महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था कि महात्मा गांधी जिस गली से गुजरता था वहां पर सांप्रदायिक दंगे शांत हो जाते। महात्मा गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर मेरे जीते जी कभी नहीं होगा, मतलब हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के आधार पर मेरे देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। गांधी जी बार बार ये चीज समझाना चाह रहे थे कि एक बार अंग्रेजों को बाहर निकालो, हम फिर आपस में बैठकर काम कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने जहर किसके अंदर भर दिया? जिन्ना के अंदर जहर भर दिया, और जहर भी ऐसा कि वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। 296 सदस्यों 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को कितने मिले? 208, 73 और 15 अलग को मिले। इन 73 सीट कम मिलने के कारण ये पूरा मामला था। ये चाहते थे कि हमारी सीटें आए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे जो संविधान सभा की प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री है, वो मुस्लिम लीग के लिए। अब देखो जाहिर सी बात है, जहाँ जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उनका ही प्रतिनिधित्व ज्यादा रहेगा। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें हैं, तो इसमें से देख लो कि मुस्लिम कितने चुन के गए हैं। मेरे हिसाब से तो इस चुनाव में एक भी नहीं है, और आप कंफर्म कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो एक भी नहीं है शायद। जैसलमेर से हो सकता है, नहीं जैसलमेर से भी नहीं है इस बार। तो वही बात है, हमारे राजस्थान में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो सीटें भी जाहिर सी बात किनकी आएगी? हिंदुओं की आएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो आगे देखते हैं। संविधान सभा के बारे में हो गया, अब एक चुनाव के बारे में, अम्बेडकर के बारे में थोड़ा देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के लिए चुनाव। इनका चुनाव कैसे हुआ? इनके सीट में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब देखो, भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था बंगाल से। कहां से लड़ा? बंगाल से। देखो थोड़ा मैप से समझाता हूँ। ये है अपना भारत, ये मान लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बंगाल। मैं बंगाल को यहाँ पर करता हूँ एक बार। ये क्या है? बंगाल। ये तो कौन सा हो गया? पूर्वी बंगाल। और इस साइड का कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। अब देश का विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल था ये क्या बन गया? पाकिस्तान। अब विभाजन से पहले भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव कहां से लड़ा? पूर्वी बंगाल से लड़ा। पूर्वी बंगाल में भी कहां? यहां पर एक सीट थी जयसुर कुलना सीट से चुनाव लड़ा था। पूर्वी बंगाल में भीमराव अम्बेडकर ने जयसुर कुलना सीट से चुनाव लड़ा। अब जब विभाजन हुआ तो ये पूर्वी बंगाल कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। इसका मतलब क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर की सीट खाली हो गई। सीट खाली हो गई तो संविधान सभा के वो सदस्य नहीं रहे,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब कहां से ये चुनाव लड़ेंगे, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महाराष्ट्र पर एक सीट थी, महाराष्ट्र में कहा, पुणे की एक सीट थी, वहां पर M.R. जयकर ने अपनी सीट छोड़ी और अपनी सीट का त्याग पत्र देकर भीमराव अम्बेडकर को वहां से चुनाव लड़ाया। तो वहां से चुनाव जीतकर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। तो यहां पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पुणे की सीट, पहले सीट पर कौन था, M.R. जयकर। राजेंद्र प्रसाद के कहने पर M.R. जयकर ने अपनी सीट खाली की पुणे से, और यहां से चुनाव किनको लड़वाया, फिर भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर को जरूरी भी था संविधान सभा में, तो समझ गए उनका महत्व है, वो उनके बारे में और डिटेल से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अब यहां से क्वेश्चन 2 आएंगे, देखना कि संविधान सभा के लिए भीमराव अम्बेडकर ने कहां से चुनाव लड़ा था। तो ऑप्शन में 2 आ सकते हैं, विभाजन से पहले पूछे तो क्या आएगा, जयसूर कुलना मतलब पूर्वी बंगाल से, या तो ऑप्शन में आएगा जयसूर कुलना बंगाल, या फिर जयसूर कुलना ना कर पुणे भी आ सकता है। तो कहां से लड़ा चुनाव, पुणे से, और अगर पुणे ऑप्शन में नहीं रहे तो कहां से आएगा, जयसूर कुलना। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और किनके प्रयासों से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे मैं पूरा थ्योरी में लिखूंगा, अभी देख लेना। देखो संविधान सभा के लिए चुनाव, अब स्पीड से मेरे साथ साथ लिखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले बंगाल की जयसूर कुलना, ये नाम याद रखना, जयसूर कुलना से चुनाव लड़ा। बाद में यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण यहाँ से सीट खाली हो गई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से, महाराष्ट्र की पुणे की सीट कोष्टक में लिखो, जिस पर M.R. जयकर थे। कोष्टक में लिख लिया, पुणे की सीट खाली करवा कर चुनाव लड़वाया। समझ गए, जो मैंने समझाया वो पूरा लिख दिया। तो एक बार उतारो इसको। उम्मीद करता हूँ लिख लिया आपने। देखो अब आगे संविधान सभा का चुनाव चल रहा था। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे,
तो अब देखो अंतरिम सरकार, चुनाव हो गए, फिर बनी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अंतरिम का मतलब होता है एक तो अस्थायी, अंतिम नहीं बोला मैंने, एक तो होता है अंतिम, एक होता है अंतरिम। अंतिम का मतलब फाइनल, अंत, और अंतरिम का अर्थ होता है अस्थायी। कभी कोर्ट में भी फैसला आता है तो हम सुनते हैं अंतरिम फैसला, मतलब फैसला अस्थायी तौर पर है। तो सरकार बन गई अंतरिम सरकार। किसने बनाई? कैबिनेट मिशन ने। तो टॉपिक हेडिंग डालो, संविधान सभा में अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार की घोषणा हुई 24 अगस्त 1946। कब हुई घोषणा? 24 अगस्त 1946। और इसका गठन कब हुआ? 5 सितंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे? आप साथ साथ लिखो, अध्यक्ष कौन थे? वायसराय, वेवेल। उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946। गठन कब हुआ? 5 सितंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे? वायसराय, वेवेल। और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। ये 4 लाइन लिखो एक बार। अच्छा, यहाँ पर अंतरिम सरकार में आप भूल जाओगे, यही लिख लेना अस्थायी, अस्थायी सरकार। अंतरिम का मतलब अस्थायी सरकार। एक बार 4 लिखो, फिर इसमें देखेंगे सदस्य कितने थे, ये भी लिख लो। अभी सदस्य 14 थे। लिखो एक बार, मैं इसको मिटाऊंगा। फिर ये देखेंगे कि कांग्रेस से कितने सदस्य थे, मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे, और वो कौन कौन से सदस्य थे। तो ये बात मैं लिखूंगा। एक बार ये उतारो आप। तो देखो, अंतरिम सरकार में सदस्य कितने थे? 14। 14 में से देखो कांग्रेस के कौन से थे? कांग्रेस के कितने? कांग्रेस के थे 7। और मुस्लिम लीग के कितने थे? 5। अब देखो सदस्य कौन कौन से थे। कांग्रेस में था पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, एक थे आसफ अली, एक श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, एक थे CS बाबा। कांग्रेस के कितने सदस्य थे अंतरिम सरकार में? 7। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, आसफ अली, श्री राजगोपालाचारी और CS बाबा। अब देखो
मुस्लिम लीग में बात करें तो लियाकत अली, लियाकत अली, एक लियाकत अली हो गया, एक था आई चंद्रगिरी, चंद्रगिरी, आई चंद्रगिरी, गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, जोगिंदर नाथ मंडल, एक कौन था, अब्दुल रथ, अब्दुल रथ, अब्दुल रथ नेस्टर। मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। पहला लियाकत अली, आई चंद्रगिरी, गजनफर अली खान, जोगिंदर नाथ मंडल और अब्दुल रथ नेस्टर। एक बार इनको लिखो आप। ये चंद्रीगढ़ है, चंद्रीगढ़, चंद्रगिर नहीं था, चंद्रीगढ़ लिखो। इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष का पद किसके पास था? पंडित नेहरू के पास। और अध्यक्ष कौन थे? वेवेल। ये आपने लिखा ही है पहले, अध्यक्ष वाइसराय वेवेल। तो देख लो ये सदस्य कितने हो गए? 7 और 5 12 13। एक सदस्य और कौन था भाई? चलो लिखो एक बारी। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ लिया, संविधान सभा के चुनाव के बारे में पढ़ लिया। कितने सीटें थी? 296। उनमें से अलग अलग पढ़ा। 208 सीट कांग्रेस की, 73 सीट मुस्लिम लीग की और 15 सीट अन्य की। 72 सीट मिलने के कारण मुस्लिम लीग नाराज हो गई। नाराज होने के बाद 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब था सांप्रदायिक दंगे हुए उस दिन। उन दंगों को देखते हुए मौलाना आजाद ने कहा कि ये भारतीय इतिहास का काला दिवस घोषित करना चाहिए। इन्हीं दंगों से दुखी होकर सरदार पटेल ने कहा कि जिना चाहे या न चाहे विभाजन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का विभाजन हो। महात्मा गांधी की इसके पक्ष में नहीं थे। फिर हमने पढ़ा डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव। डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव की बात करें तो पहले बंगाल से चुनाव लड़ा था। बंगाल की कौन सी सीट से? जयसुर कुलना सीट से। जयसुर कुलना सीट पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण खाली हो गई। तो राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महाराष्ट्र की पुणे की सीट से चुनाव लड़वाया। वहां से पहले कौन थे? MR चंद्रीगढ़, वहां से चुनाव लड़ा। फिर अम्बेडकर साहब ने, अम्बेडकर वहां से चुनाव जीतकर संविधान सभा के मेंबर बने। फिर हमने पढ़ा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। सदस्य कितने थे? 14। अध्यक्ष वाइसरॉय वेवेल। घोषणा कब की थी? 24 अगस्त 1946। और गठन कब किया था? 5 सितंबर 1946। सदस्य कितने थे? 14। अध्यक्ष कौन था? वेवेल। उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस से कितने सदस्य है? 7 सदस्य। 7 सदस्य कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह। तीसरा कौन था? सरदार पटेल। चौथा कौन था? CS बाबा। 5वां कौन था? सिराज गोपालाचारी। 6ठा कौन था? आसफ अली। हो गए। अब इधर आ जाओ। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 5। लियाकत अली, आई चंद्रीगढ़, गजनफर अली खान, जोगिंदर नाथ मंडल, अब्दुल रथ नेस्टर। आज हमने इतना ही पढ़ा है, कोई ज्यादा भी नहीं है।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम धीरे धीरे, मैं इतनी क्लास ले रहा हूँ अभी 30 मिनट 35 मिनट और लास्ट 40 मिनट, क्योंकि मेरे पास भी अभी इतना टाइम नहीं है, मेरी खुद की भी एग्ज़ाम चलेगी, तो मैं शायद 5-10 दिन 8 दिन मेरी एग्ज़ाम चलेगी, तो मैं इतना नहीं पढ़ा पा रहा है। तो एक बार इतने ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते चलेंगे एक टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपके लिए लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ अभी कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिए ना, अभी इसके क्वेश्चन भी वो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर तो क्वेश्चन एक बार लेके नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कराने लगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से आपके सामने जो आज तक आरपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरपीएससी हुई, अधीनस्थ बोर्ड हुआ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने वीडियो शॉर्ट्स के यूट्यूब पर लाऊं। तो वहाँ पर आप वीडियो शॉर्ट्स को देखना और वो प्रश्न ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना, तो जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा, एग्जाम में कैसे आंसर आ रहे हैं, क्या मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप क्वेश्चन देखोगे तभी तो समझ में आएगा, और क्वेश्चनों का लेवल भी ठीक रहेगा। तो कम से कम आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचोगे, एक दो बार आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा। अगर जिसने क्लास पूरा कंटेंट ध्यान से पढ़ा है वो आराम से उन क्वेश्चनों को करेगा। तो ठीक है, फिर से आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।